पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स को प्रोड्यूस किया है। चाहे मैं बात करूं शोएब अख्तर की, इमरान खान की, वकार यूनिस की या फिर वसीम अकरम की, ये लिस्ट बहुत लंबी जाती है। एक एरा था जब पाकिस्तानी बॉलर्स पूरे दुनिया के बैट्समैन को डोमिनेट करती थी और डरा के रखती थी। 80s, 90s एंड इवन 2000s तक इन पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपनी अलग ही पहचान बना रखी थी। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा, पाकिस्तानी बॉलर्स की कहानी थोड़ी बदलती गई। एक टाइम जहां पाकिस्तानी टीम में लेजेंड्स भरे होते थे जो कि इनफ कैपेबल थे सामने वाले बैट्समैन को डरा के आउट करने के लिए, वहीं आज के टाइम में कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। रिसेंटली चल रहे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मेन पेसर्स कुछ खास कर ही नहीं पा रहे हैं। और ये बात बस इस टूर्नामेंट की नहीं बल्कि रिसेंट के कई सालों की है। एक समय पूरी दुनिया इनके पेसर्स से डरती थी और आज किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। शाहीन की स्पीड गिर चुकी है, नसीम इंजर्ड रहते हैं, हारिस रन लीक करते रहते हैं और बाकी पेसर्स सिर्फ पेपर पर है, उनकी परफॉर्मेंस ग्राउंड में दिख ही नहीं सकती। एंड इसी वजह से यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या पाकिस्तान के प्रीमियम पेसर्स अब एक्सपोज हो चुके हैं, उस काबिल ही नहीं बचे हैं कि वो टीम में अपना इनपुट दे पाए, और क्या इनका क्रिकेट बोर्ड एक्चुअली प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा, न्यू टैलेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा और एक तरह से पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर रहा है। एंड लेट्स नो द डेथ ऑफ पाकिस्तान पेस फैक्ट्री। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी बॉलर्स को पेस फैक्ट्री का टैग मिला। ये बात है 1980s और 1990s की। उस समय इनकी टीम की कैप्टनसी थी इमरान खान के पास। वो अपने आप में ही एक खतरनाक ऑलराउंडर थे और उनकी पेस बॉलिंग भी काफी अच्छी थी। मगर उस टाइम पे इनकी टीम के असली मॉन्स्टर्स थे वसीम अकरम और वकार यूनिस। इन दोनों ने ही पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बदल दी थी। कोई भी बैट्समैन इन्हें खेलना चाहता ही नहीं था एंड लिटरली डरा करता था और सभी लोग वसीम अकरम को सुल्तान ऑफ स्विंग के नाम से जानते थे। एंड इनके पास कई सारे ऑप्शंस भी थे, पेस, स्विंग, यॉर्कर्स और न जाने कितने सारे वेरिएशंस थे इनके पास। और इनका सबसे खास वेपन था रिवर्स स्विंग और इसी वजह से डेथ ओवर्स में इनको कोई टच भी नहीं कर पाता था एंड इनका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया रहता था। एंड ये तो बस शुरुआत थी पाकिस्तान पेसर्स की गोल्डन जनरेशन की। एंड इसके बाद 90s और 2000s में डोमिनेट करने के लिए आते हैं इनके वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग डीमन, जिन्हें लोग रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जानते थे, शोएब अख्तर, जो अपनी तेज तरार स्पीड के लिए जाने जाते थे। लगातार 150 प्लस की स्पीड पे हार्ड लेंस डालने की एबिलिटी इन्हें काफी खतरनाक बनाती थी। और फिर इनके बाद जस्ट आते हैं मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सोहेल तनवीर जैसे यंगस्टर्स। अब इनमें अगर मैं बात करूं मोहम्मद आसिफ की, तो उनका लेवल बिल्कुल ही डिफरेंट था। वो एक डिफरेंट लीग के बॉलर थे जिनको खुद पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर्स ने अप्रिशिएट भी किया जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे थे। मोहम्मद आसिफ, मैंने कभी भी इतना अच्छा न्यू बॉल बॉलर नहीं देखा। उनकी स्विंग बॉलिंग अनप्लेएबल रहती थी एंड उनका करियर एक अच्छे वे में ग्रो हो रहा था और लोगों को लग रहा था कि इनका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट देंगे। बट फिर आता है एक ट्विस्ट। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, ये दोनों ही करप्शन के केस में फंस जाते हैं। आज इन दोनों का नाम आता है 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल में। अगर आपको वो वीडियो देखना है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो उनकी इस बड़ी गलती की वजह से उनको कई सालों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ता है। जहां मोहम्मद आसिफ को आने वाले सालों में एक लेजेंडरी बॉलर देखा जा रहा था, वहीं पे उनका करियर पूरा खत्म हो गया। एंड इतने फ्रीक्वेंट वे में इतने अच्छे पेस बॉलर प्रोड्यूस करने के बाद पाकिस्तान को टैग मिलता है पेस फैक्ट्री का। ये पेसर्स सिर्फ स्विंग और कंट्रोल में ही एक्सपर्ट नहीं थे, इनकी पेस भी भयंकर थी। हर एक बॉलर 140 प्लस डालने के काबिल था। पेस फैक्ट्री का ये टैग आगे भी कंटिन्यू होता दिख रहा था जब पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे बॉलर इंटरनेशनल टीम को ज्वाइन करते हैं। इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये पाकिस्तान की पेस लेगेसी को और आगे ले जाएंगे। एंड जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स से सारी टीम्स 80s, 90s एंड इवन 2000s में डरा करती थी, ये वो सेम डर आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मगर हम सबको पता है कि ऐसा नहीं हो पाया। क्या पेसर्स की नई जनरेशन अपने से पहले आने वाले बॉलर्स की क्वालिटी को मेंटेन कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। इन सभी न्यू जनरेशन के पेसर्स के करियर को काफी अच्छी स्टार्ट तो मिली, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस इनसे थी एक पर्सनल बेसिस पे एंड इवन एक टीम को सपोर्ट करने के लिए, ये वो इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। एंड इन सब में सबसे पहले बात आती है पाकिस्तान के हाल ही के सबसे प्रॉमिसिंग पेसर, जिनका नाम है शाहीन शाह अफरीदी। इन्हें सबसे पहले अंडर 19 टीम में देखा गया था एंड वहां काफी इंप्रेसिव भी रहे थे। इसकी वजह से उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्ट ट्रैक करके लाया गया। इनिशियली शाहीन अफरीदी एकदम किलर बॉलर लग रहे थे। कॉन्स्टेंटली 140 से ज्यादा की पेस से बॉलिंग करना, एक अच्छे कंट्रोल के साथ एंड इवन साथ में उन्हें न्यू बॉल के साथ भी काफी अच्छा स्विंग मिलता था, जिस वजह से वो बैट्समैन को आराम से डरा पाते थे। ये मैच के हर फेज में बॉलिंग करके अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते थे। जब ये आए थे तो इनका और पाकिस्तान की पेस बॉलिंग यूनिट का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा था एंड शाहीन अकेले ऐसे बॉलर नहीं थे।
इनके साथ ही नसीम शाह का भी नाम साथ साथ उभर रहा था। नसीम ने सिर्फ 16 की उम्र में इंटरनेशनल स्टेज पे डेब्यू किया था और उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही थी। नसीम के पास भी वो सभी एबिलिटीज थी जो शाहीन के पास थी। ये भी 140 प्लस की स्पीड से बॉल डाल रहे थे और इनका कंट्रोल भी काफी अच्छा रहता था। एंड थोड़े टाइम में नसीम और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान बॉलिंग के लीडर्स बन चुके थे। दोनों यंग थे और दोनों के पास भयंकर पोटेंशियल भी था अपने प्रीवियस जनरेशन के बॉलर्स की लेगेसी को कंटिन्यू करने का। इन्हें सपोर्ट करने के लिए साथ में हारिस रऊफ और हसन अली जैसे पेसर्स भी शामिल थे टीम में। हारिस रऊफ ने टेप बॉल क्रिकेट से अपना करियर स्टार्ट किया था एंड वहां से उन्होंने अपना सफर तय किया था डोमेस्टिक क्रिकेट तक का। और फिर T20 लीग्स में इंप्रेस करने के बाद पाकिस्तान टीम में उन्होंने अपना डेब्यू किया। ये अपनी डेथ बॉलिंग के लिए काफी जाने जाते थे। इन्होंने अपनी रॉ पेस और खतरनाक यॉर्कर से सेलेक्टर्स को काफी इंप्रेस किया था। हसन अली भी एक अच्छे सपोर्ट पेसर थे पाकिस्तान के लिए। वो न्यू बॉल के साथ काफी रिलायबल बॉलर थे पाकिस्तान की स्पेस लाइनअप में। अब पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप जितना अच्छा दिखता है उतना असल में नहीं है, बट रियलिटी में वो उतने ही बेकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि इनके पेसर्स में क्वालिटी तो है, मगर असली दिक्कत तब आई जब पीसीबी ने अपने ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज को सही से मैनेज नहीं किया। और इसका क्या असर हुआ? इनके प्लेयर्स इंजर्ड रहने लगे, उनकी पेस गिरने लगी और कई लोगों की तो फॉर्म भी चली गई। अब इस चीज के पीछे कई रीजंस हैं। पीसीबी अपने ही प्लेयर्स को मार्केटेबल बनाने के चक्कर में हर रैंडम सीरीज में उन्हें खिलाने लग जाती है, फिर चाहे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट हो या फिर इनकी फेवरेट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। हाईली पोटेंशियल यंगस्टर्स इन सबको चांस देने की जगह पाकिस्तान हर सीरीज में अपने मेन पेसर्स का यूज करने लग गई और इसका इम्पैक्ट इनके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं रहा। आज इनके सभी मेन पेसर्स के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट बढ़ता गया और परफॉर्मेंस में डिप आना शुरू हो गया। सबसे पहले इनके बॉलर्स की फिटनेस बिगड़ने लग गई। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जैसे सो कॉल्ड प्रीमियम फास्ट बॉलर्स लगातार इंजर्ड होते रहे और सीरीज मिस करते रहे। और फिर बाकियों का क्या हुआ? सबसे पहले हारिस रऊफ, जिनकी फॉर्म डाउन हो गई, और फिर साथ में हसन अली के साथ भी सिमिलर चीज हुई। पीसीबी का प्लेयर्स वर्कलोड मैनेजमेंट एक डिजास्टर साबित हुआ। मेन बॉलर्स तो इंजर्ड हुए ही थे, मगर इसके अलावा सेकंड स्ट्रिंग बॉलर्स की क्वालिटी भी एक्सपोज होने लग गई। नए बॉलर्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी एंड इसका मेन रीजन था उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा ना होना। और जो कुछ ठीक ठाक बॉलर्स निकल भी रहे थे, उन्हें अच्छे तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाया। इन एनी केस अगर किसी मेजर टूर्नामेंट्स इनका कोई पेसर इंजर्ड हुआ तो इनके पास कोई बैकअप में था ही नहीं, आज इन्होंने उस बैकअप के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया। मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट सिर्फ बैकअप्स में नहीं पता चला, इनके मेन एसेट्स भी खत्म होने लग गए। शाहीन शाह अफरीदी जो कि अपने करियर की स्टार्टिंग में अनस्टॉपेबल लग रहे थे, शुरू में 25 से भी कम एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए थे। साथ में 145 की स्पीड से ज्यादा बॉल डालना उनके लिए आसान काम था और बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराने की एबिलिटी और सरप्राइज स्पाइसी बाउंसर्स खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं था। एंड इसी वजह से शाहीन का स्टार्टिंग स्पेल दूसरी टीम्स के लिए एक डिजास्टर था। मगर 2022 के बाद से इनका करियर पूरे तरीके से पलट गया। इसी साल श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच में इन्हें नी इंजरी से गुजरना पड़ा। इसके बाद वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस तो आए, मगर फाइनल मैच जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट था, जहां पे उनकी सबसे ज्यादा नीड थी, वो उसमें इंजर्ड हो गए एंड इस चोट ने इनका सब कुछ बदल के रख दिया। इंजरी से रिकवरी के बाद अफरीदी की रिदम पूरे तरीके से बिगड़ गई। वो पहले से काफी अलग नजर आने लग गए। जहां एक टाइम पे उनकी पेस 140 से ज्यादा की रहती थी, वहीं वो पेस अब गिरकर 130 पे आ चुकी थी। टेस्ट में बॉलिंग एवरेज उनका 25 से 45 चला गया एंड ओडीआईज में भी उनकी फॉर्म डिप होने लग गई। पावर प्ले में इकोनॉमी उनकी 4.8 से बढ़कर 5.3 हो गई। T20 में 6.5 से बढ़कर 8.4 हो गई। इसके साथ ही इनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी भी चली गई। एक पॉइंट पे इन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था, जहां एक टाइम पे ये पाकिस्तान के पेस बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे थे एंड लिटरली टीम इन पे डिपेंड हो रही थी। वहीं इनकी परफॉर्मेंस पूरी गिर चुकी थी। स्विंग कम हो जाना, बॉल पे कंट्रोल ना रहना और पेस भी कम हो जाना, तो आखिर इसके बाद बचता ही क्या है? नसीम शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 16 साल में ही पाकिस्तान की टीम में डेब्यू करने के बाद उन्हें 17 साल की एज में 14 महीने के लिए टीम से दूर रहना पड़ा और इसका रीजन बैक इंजरी। इतनी यंग एज में ऐसी इंजरी झेलना बॉलर्स के लिए करियर एंडिंग भी हो सकता है। एंड सिर्फ बैक इंजरी ही नहीं, 2023 के एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट ने शोल्डर इंजरी का सामना भी करना पड़ा था। इस इंजरी से रिकवर होने के लिए उन्हें सर्जरी तक करवानी पड़ गई, जिस वजह से वो उस साल के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। और इंजरी से वापस आने के बाद इनकी रिदम पूरी खत्म हो चुकी थी, पेस भी ड्रॉप हो गया था और लेंथ भी वो खो चुके थे। शाहीन की तरह एक और यंग पाकिस्तानी बॉलर इंजरी की चपेट में आकर अपनी फॉर्म को खो चुका था। अब हमने प्रोडिजीज की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कि इनके लीग स्पेशलिस्ट को हुआ क्या। मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की, जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे स्टार्ट तो काफी अच्छी करी थी, मगर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कोहली से मार खाने के बाद सब कुछ बदल गया। इनका करियर भी इनके प्लान जेस्चर जैसे ही रहा। शुरू में काफी हाई तो रहा, लेकिन बाद में
क्रैश हो गया। और ये सब हुआ 2022 के T20 वर्ल्ड कप में कोहली से मार खाने के बाद। रॉफ के पास भी हर दूसरे पाकिस्तानी बॉलर जैसे 145 से ज्यादा की पेस थी, मगर उस पे कंट्रोल उसकी बात ना ही करे तो बेहतर होगा। एंड इसी वजह से रिसेंट में हुए एशिया कप में इंडियन बैट्समैन ने इन्हें जमकर धोया था। इतना ब्रूटली मारा कि इन्हें पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। हारिस रॉफ की इनिशियली जो हाइप थी वो खत्म हो गई, मगर एक सेकेंड, ये तो हर पाकिस्तान पेसर की कहानी है ना। इंजरीज, मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान के सभी पेसर्स के सारे पोटेंशियल में आग लगा दी। इंजरीज से कमबैक कैसे करना है इसकी गाइडेंस किसी ने नहीं दी, और इसका रीजन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है। हर 6 महीने में पूरा कोचिंग स्टाफ बदल देते हैं और प्लेयर्स को हर बार स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। ये एक बड़ा रीजन है इनकी परफॉर्मेंस में इतने बड़े ड्रॉप आने का। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को हैंडल कैसे करते हैं। ये चीज पाकिस्तान को BCCI से सीखनी चाहिए। जहां एक टीम को प्लेयर रोटेशन का मतलब ही नहीं पता, वहीं दूसरी तरफ एक टीम एक साथ मल्टीपल टीम्स को उतार सकती है और सारी टीम्स अपने आप में खतरनाक लगती है। लिटरली इंडिया की C टीम पाकिस्तान की A टीम को आराम से हरा देगी, ये हम सबको पता है। BCCI ने अपने टैलेंट पूल को काफी अच्छे से आइडेंटिफाई और पिक किया हुआ है, और ये भी मेक श्योर किया है कि उन्हें एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलता रहे। इसके अलावा BCCI ने अपने बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को अच्छे से मैनेज किया हुआ है। एज हम सबको पता है कि बुमराह काफी इंजरी प्रॉन बॉलर है, तो BCCI उनका खास ध्यान रखती है। उनका रेस्ट पीरियड, रिकवरी टाइम और इंजरी से कमबैक करने का रूट सब कुछ अच्छे से हैंडल किया जाता है, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क में देखने को नहीं मिलता। BCCI के NCA सेंटर्स में भी गाइड रहते हैं जो प्लेयर्स की फिटनेस को अच्छे से ट्रैक करते हैं और रश नहीं करते किसी के लिए भी। एंड ये चीजें आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान पेस फैक्ट्री होने के बाद भी ढंग से अपने बैकअप्स नहीं निकाल पा रही है, एंड उनके जो मेन पेसर्स हैं उनकी क्वालिटी पे भी शक होने लग रहा है, क्योंकि उनका बोर्ड उनको कितने गलत वे में मैनेज कर रहा है ये हम सब ने जान लिया। इनके पेसर्स अब सिर्फ स्लो और लेस इफेक्टिव ही नहीं बल्कि प्रेडिक्टेबल भी होते जा रहे हैं। दूसरी टीम के बैट्समैन इन्हें अब आराम से खेलने लग गया। एक टाइम जहां पे शाहीन अफरीदी से सभी बैट्समैन डरा करते थे, आज उन्हीं को पहली बॉल से हिट करने लगते हैं। नसीम शाह तो अब ग्राउंड से ज्यादा हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं। हारिस रॉफ का भी इफेक्टिवनेस का ग्राफ पूरा गिर चुका है और उनकी इकोनॉमी बस बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की पेस बॉलिंग फैक्ट्री में टैलेंट तो अब भी है, मगर हैंडलिंग और मेंटेनेंस वो गायब हो चुकी है। एंड इस सब का मेन रीजन सिर्फ उनका क्रिकेट बोर्ड है, जिसमें अब बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जो कि उनके प्लेयर्स पर ही भारी पड़ रहा है। वेल, आपके हिसाब से पाकिस्तानी बॉलर्स का क्या फ्यूचर होगा, एंड जो भी हम एग्जिस्टिंग बॉलर्स को देख रहे हैं, क्या वो सही में अपनी खोई हुई फॉर्म को वापस ला पाएंगे? इससे रिलेटेड अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर अभिषेक शर्मा के ऊपर वीडियो देखना तो यहाँ पर क्लिक करो, अगर रिकी पॉन्टिंग के ऊपर वीडियो देखना तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।